जब मना रहे थे हम दिवाली, तब खेल रहे थे वो होली। जब हम बैठे थे अपने घरों में, वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं, वो अपनों की गद्दारी थी। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आज इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व मैं उन सभी सैनिकों के चरणों में सत नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो सैनिक अपने परिवार और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दिनों रात हर मौसम, चाहे धूप हो या छाव या हो बरसात, हमेशा हमारे देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो विषय है वो बहुत ही साफ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 14 फरवरी 2019 के उस दिन को याद करने वाले हैं, जो यदि हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ जाती हैं। और जब मैंने थोड़ा इस विषय को नज़दीक से और गंभीरता से देखा तो मुझे कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई, जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी के समक्ष उन सभी बिंदुओं को रखूँगा। Let's go. 3, 2, 1. इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि हम एक बार जो 45 जवान हमारे पुलवामा अटैक में शहीद हुए, उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं अपनी वाणी के ज़रिए, और उन सब के बारे में आपको इस छोटी सी वीडियो में बता सकूं कि कौन कौन थे वो, और पुलवामा के पीछे की जो अनटोल्ड स्टोरी का नहीं कह सकते पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बने रहिए लास्ट तक। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्या थी उस दिन की पूरी सच्चाई और कैसे हुई ये वारदात। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि क्या हमारे यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, क्या उनको पहले से इस हमले के बारे में जानकारी थी? तो हाँ, कई सूत्रों से पता चला। उस समय के जो समय वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे मलिक साहब, वो बताते हैं, उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो वो इंटरव्यू में बताते हैं कि जी हाँ, उनको पहले ही इस बात की जानकारी थी कि वहाँ पर खतरा है हमारे जवानों को। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा कि आप हमारी सहायता कीजिए। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि यदि होम मिनिस्ट्री इस बात पर ध्यान देती तो वो रिसेंटली अरेंज करवाते हेलीकॉप्टर्स और वहाँ से हमारे जवानों का रूट जाता। पर होम मिनिस्ट्री ने, प्रधानमंत्री जी ने इस नोटिस को नज़रअंदाज किया और बाद में आप सभी को पता है कि क्या हुआ। दिन था 14 जनवरी, जब पूरा देश, पूरा विश्व अपने प्यार का इजहार कर रहा था। तभी उसी समय पाकिस्तान ने हमारी भारत देश की पीठ में एक खंजर घोंप दिया। पाकिस्तान जो है वो पहले से ही अपने इन नाकाब मंसूबों को लेकर हमारे भारत देश पर लगातार हमले करते आ रहा, जहां पर हम कह सकते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध हो, चाहे हो हमारा उरी सर्जिकल स्ट्राइक, हर समय पाकिस्तान ने हमारे भारत देश को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया। परंतु हमारा भारत देश आज भी उसी तरीके से खड़ा है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हुआ पुलवामा अटैक और उसके बाद क्या था हमारे भारत देश के लोगों का रिएक्शन, क्या चीजें आगे, प्रोटेस्ट वगैरह क्या हुआ, कैसे रेवोल्यूशन फैला। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बने रहिए लास्ट तक। जवान जो हमेशा सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, छुट्टियों में अपने घर जाते हैं। छुट्टी से वापस लौटे थे सीआरपीएफ के वो जवान, सीआईएसएफ के वो जवान, जो कि उनका जो रूट था उस समय, मौसम जो कहते नहीं कि मौसम किसी के हाथ में नहीं है कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। 14 जनवरी के दिन भी कुछ ऐसा ही मौसम था। चारों तरफ धुंध छाई थी और उसी दबदबे अंधेरे में 75 बसें चल दी सीआरपीएफ की आगे, और उसी में थी हमारे 75वें बटालियन के सीआईएसएफ के जवान, उसी में बैठे थे। उस समय पर क्या हुआ, सारी बसेस जा रही थी, पर 4 बसेस जो हैं वो उन्होंने अपना रूट बदला और वो जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा जगह पर जाने लगी। खुफिया एजेंसीज का मानना है कि उस समय पर जो पाकिस्तान का चीफ था, मसूद जो था, उसका जो भाई था, वो इस सभी चीज़ों के पीछे था। बाद में उसका नाम सामने निकल कर आया। मसूद अजहर को जब
उसका मर्डर किया गया तो उसके बाद उसका जो भाई था उसने क्या किया, पाकिस्तान पीओके में प्रोटेस्ट करना चालू किया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो हमारे यहाँ के जवानों ने उसे काफी पीटा और उसके पैर में गोली भी मार दी। असल में आपको बता दूं कि वो व्यक्ति जो है वो कहीं और का नहीं, उसी पुलवामा गांव का रहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो पाकिस्तान में उसका भाई जो था, उसके माता पिता, उसके परिजन बताते हैं कि वो पुलिस के द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित किया गया तो उसका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से वॉश हो गया था, जिस कारणवश वो पाकिस्तान में जाके मिल गया। परंतु उसका एक भाई आज भी यहाँ था। कहते हैं कि जो व्यक्ति उसका भाई था वो अपनी गाड़ी में, जिसे कहते हैं कि मानव बम के तरीके से 300 किलो RDX अपनी गाड़ी में रखकर रवाना हुआ और जाकर CRPF की गाड़ी के बीच में उसने टक्कर मारी और ब्लास्ट हो गया। थी उस दिन की वारदात और वो मंजर याद करते ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं। पूरा भारत देश हमारा शोक में डूब गया। किस तरीके से मात्र उन जले हुए कपड़ों की गंध और जो वहां पर हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उनके शरीर के टुकड़े हमें प्राप्त हुए। तो ऐसी थी उस दिन। ये माँ भारती के सीने पर एक बहुत बड़ी क्षति थी जो हमें सहनी पड़ी, परंतु भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब सुनते हैं कि किस तरीके से भारत ने इन सभी टेररिस्ट अटैक का किस तरीके से, जिस तरीके से हम पीछे कभी भागे नहीं, चुनौतियों से भारत हमेशा लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहेगा। और जिस तरीके से इतिहास में हमने कारगिल में देखा, उरी में देखा, उसी तरीके से अब मिशन चला, मिशन बंदर। तो भारत ने सोचा कि हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला करें, जिस कारणवश भारत ने जो मोस्ट फेवरेबल कंट्री का दर्जा पाकिस्तान को भारत ने दिया था, उसने पहले तो वो छीन लिया। उस तरीके से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को हम अपने यहाँ फिल्म में काम करने नहीं देंगे। क्रिकेटर्स ने कहा कि कोई भी क्रिकेटर हमारे भारत देश में काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वहाँ के लेबर्स भी पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमारे भारत देश में पूरी तरीके से पाकिस्तान को धीरे धीरे बाइकआउट करने लगा। पर क्या आपको लगता था कि हाँ इतने से हम शांत होने वाले थे? क्या शांत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कमजोर करना, हमारे उन सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनका बदला इतना आसानी से थोड़ी हम ले लेते। उसके बाद चलाया गया मिशन बंदर। मिशन बंदर के तहत आगे की सारी चीजें हुई जो कि हर भारतवासी को पता है। और वो पल जब एक खबर आई कि पीओके में कुछ ऐसा हुआ तो एक चेहरे पर मुस्कान तो नहीं कर सकते, पर शायद जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक थे उनके जो आत्मा है उसको शांति जरूर मिली होगी। बंदर के तहत हमारे यहाँ की एयरफोर्स ने सुबह तकरीबन गुप्त तरीके से उड़ान भरी और उड़ान भरते समय किसी को भनक तक नहीं गई, मात्र कुछ व्यक्तियों को भनक लगी। इसके पीछे का जो मास्टर माइंड था वो किसी और का नहीं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें हम 22वीं सदी का चाणक्य कहते हैं, श्री अजीत डोभाल जी का था। जब भी किसी मैटर में एंट्री हो जाए किसकी, अजीत डोभाल जी की, तो समझ लीजिएगा कुछ मामला बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, उस एनिमी कंट्री के लिए। कुछ ऐसा ही होता है उस दिन। अजीत डोभाल जी जो थे हमारे, अजीत डोभाल जी ने प्लानिंग की और मिशन बंदर के तहत जो मेन अड्डा था जहां पर पाकिस्तान के कैंप होते थे, वहां पर जो मेन उनका अड्डा था जहां पर ये सभी रहते थे, लगभग 300 तक के आतंकवादियों को हमारी एयरफोर्स ने ढेर कर दिया। इस तरीके से लिया गया पुलवामा का बदला। साथ ही साथ एक पॉइंट और रखूंगा, FAT है। FAT क्या है? एक ब्रांच है पूरे विश्व में जो कि आतंकवाद से लड़ती है हर देश के लिए। उसने कहा कि पाकिस्तान को हम भारत अपनी विश्व की हित की सीमा से ही अलग कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसी थी सारी चीज़ें। और बाद में जो मैंने शुरुआत में कुछ पंक्तियाँ कही थी कि पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पर वारी थी, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी थी, तो ये सच है। क्योंकि जब सुबह सुबह उस कड़ाकी की ठंड में और धुंध में जब CRSF के जवान बसों में बैठकर निकले तो किसी न किसी ने, कोई ना कोई व्यक्ति वो था, कोई ना कोई वो व्यक्ति था जिसने ये खबर पहले ही उन तक पहुंचा दी थी। पहले ही उन आतंकवादियों तक ये खबर पहुंच गई कि यहाँ से काफिला जो है CRSF का वो रवाना हो चुका है और आप अपने काम में लग जाइए। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर हर व्यक्ति, 4 लोगों के बीच में एक ना एक जयचंद्र रहता है। उस तरीके से जयचंद्र ने ऐसा काम किया। परंतु आज के इस वीडियो में
जाते जाते इतना ही कहूँगा मैं कि हमें जो व्यक्ति जो माँ भारती की सेवा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो मरते नहीं, हमेशा हमारे दिल और दिमाग में जिंदा रहते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये वही वीर हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति माँ भारती की रक्षा करते हुए दे दी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सुपर हीरो के टॉपिक के साथ। जिस सुपर हीरो की वीडियो आपको चाहिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।